हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एन के शर्मा। तो ये हमारा दूसरा सेशन है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में 450 से 600 प्लस ये लीप कैसे लिया जाए। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहुत आसान काम नहीं है। मैं जानता हूं आप काफ़ी प्रेशर वाला काम कर रहे हैं। दुनिया जो मर्जी कहे, जिसके ऊपर बीतती है उसे पता लगता है। हर कोई जनाई, मैं भी आपसे ये कह देता हूँ पेपर बहुत आसान आता है, आज भी कह रहा हूँ कि पेपर बहुत आसान आता है, लेकिन सिलेक्शन आसान नहीं है। इसीलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए, और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको सब्जेक्ट समझ में आना शुरू हो जाए। तो आपने भी देखा होगा, जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन इट, तब आप इधर उधर की बात नहीं करते। तब आपको पक्के तौर पे पता है कि अगर इसमें से कुछ आ गया तो मेरा गलत नहीं होगा। तो जब हम लोगों को कहते हैं कि आप कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, तो मेरा कहने का मकसद ही केवल ये है कि थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए, किसी चीज को अच्छे से समझ लीजिए, और जब आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे किसी टॉपिक में, तो कोई वजह नहीं है कि कॉन्फिडेंस डेवलप ना हो। और अगर कॉन्फिडेंस होगा एग्जाम में, तो एग्जाम से पहले फियर नहीं, एग्जाम के दौरान फियर नहीं, एग्जाम से पहले एग्जाम के दौरान एंग्जाइटी नहीं, और कोई पैनिक रिएक्शन हो जाए इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए। और कॉन्फिडेंस, फिर मैंने आपसे यही कहा कि चीज़ें सीख लेने से आता है, केवल रटने से नहीं। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, वो आपके एक बड़े प्रिय जो लेसन है उसका एक टॉपिक है। जो लेसन है जिसे आप मेंडेलियन जेनेटिक्स या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर 5, जो आपकी 12th बायोलॉजी का चैप्टर है, उससे हमने एक टॉपिक लिया है। जनरली जिस टॉपिक पे मैंने ये देखा है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, दिस इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सो ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको, और कोशिश करूंगा कि इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी तरफ आपका ध्यान जाए, ताकि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं आपकी नॉलेज के लिए, और जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हो सके। तो ये मकसद है, बड़े ध्यान से देखिए। अगेन आई विल से इट इज़ एन ईजी टॉपिक, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए, लिंकेज के लिए थोड़ा सा पहले ये समझिए कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि जो दो डिफरेंट जीन्स हैं, नॉन अलीलिक जीन्स, ऐसी जीन्स जो अलील्स शेयर नहीं कर रहे। आप जानते हैं जीन का लोकस होता है, और उस आपको ये पता है कि एक आदमी में एक टाइम पर एक जीन की दो वेरिएंट्स हो सकती हैं, जिसे आप अलील्स या एलिलोमॉर्फ कहते हैं, क्योंकि आपके पास एक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम है, और जीन जो लोकेशन है वो नॉर्मली क्या है, फिक्स्ड है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इस तरह की जीन्स की बात करते हैं जो अलील्स को शेयर नहीं करती, मान लीजिए एक जीन है वो सीड शेप की है, और एक जीन है वो सीड कलर की है। तो जब मैं सीड शेप की जीन की बात कर रहा हूं, तो उसकी खुद की दो अलील्स हो सकती हैं, एक राउंड और एक रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस कर सकता है। ये तो एक ही जीन की दो अलील्स हो गई। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं दूसरी जीन की, जो कि सीड कलर की जीन है, उसकी दो अलील्स हैं। जैसे कि मान लीजिए एक येलो और एक ग्रीन, ये वाली क्रॉस आपने देखी होगी। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि जब आप दो या दो से ज्यादा जीन्स की इनहेरिटेंस को एक साथ कंसीडर करते हैं, तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होती हैं। इसे हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो व्हेन यू आर कंसीडरिंग the inheritance of two or more genes at a time, they will be inherited independently of each other। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि जो सीड शेप है और जो सीड कलर है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। इसे आप कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडेलियन जेनेटिक्स का लॉ है। सो ये बात आपको समझ में आ गई। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको मैं ये भी कह सकता हूं, कि मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि ये एक डाईहाइब्रिड क्रॉस है, ये एक डाईहाइब्रिड क्रॉस है, और दोनों जीन्स ए और बी, ये जीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रही हैं, इनके बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो आप ये मान सकते हैं कि ये दो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस एक साथ हो रही हैं, क्योंकि एक दूसरे का एक दूसरे के ऊपर इंफ्लुएंस नहीं है। तो आपको अब मैंने और क्लियर कर दिया कि आप ये मान लीजिए कि ये दो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस एक साथ हो रही हैं। तो बहुत बढ़िया, मैंने एक वीडियो आपके लिए किया है डाईहाइब्रिड क्रॉस का, उसमें कुछ शॉर्ट
शॉर्टकट्स भी बताए हैं, कुछ फंडा भी बताए हैं, ताकि एग्जाम में पनट स्क्वायर बनाने की जरूरत ना पड़े और क्रॉस को देखते ही आप बता सकें कि कौन सा जीनोटाइप किस प्रोपोर्शन पे होगा। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिए। यहां हम इससे आगे चलते हैं। एक चीज और समझ लीजिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। अगर दो जीन्स के बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है और आप अगर डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करते हैं तो उसका रेशो 1:1:1:1:1 आएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पता होगा कि टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है। जिन बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, जैसे ही मैंने कहा कि 450 प्लस उन बच्चों के पहले से ही आ रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा बात समझाने की जरूरत नहीं है। आप इशारे में ही समझ जाएंगे कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं। और इस टेस्ट क्रॉस में हमने ये कहा कि अगर आप इस प्लांट को देखें तो ये 4 तरह के गैमेट्स बनाएगा। So this will make 4 types of gametes. This is very very simple, you know this, ठीक है। और ये 4 गैमेट बनाएगा, लेकिन चारों एक ही तरह के होंगे। तो इसको हमने कहा स्मॉल ए स्मॉल बी। मैं लेट मी मेक ऑल दी 4 गैमेट्स हियर। तो यहां पर मैंने ये 4 गैमेट्स बनाए और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर भी इस पर्टिकुलर प्लांट के भी मैंने यहां पर क्या बनाए, 4 गैमेट्स बनाए। अब हम ये देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, क्या आप मानते हैं कि चारों एक जैसे होंगे? तो ये चारों के चारों प्लांट एक जैसे होंगे, ध्यान से देखिए। और अगर इधर देखें तो दिस विल बी अगेन, ये चारों के चारों प्लांट्स एक जैसे होंगे। और अगर हम ऐसे देखें तो यहां पर भी चारों प्लांट्स एक जैसे होंगे, और यहां पर देखें तो ये भी चारों प्लांट्स एक जैसे होंगे। तो इमीडिएटली आप देख सकते हैं कि हर एक 25% है और रेशो कितना आ गया, 1:1:1:1, जिसमें 50% को हम कह रहे हैं पेरेंटल। तो मैं हालांकि पेरेंटल और क्रॉस ओवर टर्म आगे यूज करूंगा, रिकॉम्बिनेंट टर्म यूज करूंगा गैमेट्स के लिए, लेकिन मोटे तौर पे ये समझिए कि ये जो प्लांट है और ये जो प्लांट है ये एक जैसा दिख रहा है, ये पेरेंटल है। और ये प्लांट क्या है, ये भी पेरेंटल है, लेकिन ये 2 नए कॉम्बिनेशंस हैं। तो असॉर्टमेंट का मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में नए कॉम्बिनेशन से है। सो ये दोनों क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स हैं। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें 50% क्या है, पेरेंटल्स हैं, और 50% क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स हैं। अब ध्यान से देखने की बात यह है कि पेरेंटल भी 2 तरह के हैं और दोनों बराबर है। तो इसका मतलब 25% ईच। सो दिस वुड बी P1 एंड 25% वुड बी P2। सिमिलरली रिकॉम्बिनेंट 1 वुड बी अगेन 25% एंड रिकॉम्बिनेंट 2 विल ऑल्सो बी 25%, and we get the ratio 1:1:1:1. So this is a very very important thing to understand. If the examiner asks that we are doing a dihybrid test cross and the ratio is 1:1:1:1, which of the following is most likely? So give the answer that the genes are assorting independently. They are located on, most probably they are located on heterologous chromosomes. So genes that are located on heterologous chromosomes always assort independently. ये भी बात याद रखिएगा। जब भी मान लीजिए एक जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे है और एक क्रोमोसोम नंबर 7 पे है, तो ये हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स पर है। ये जीन्स हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगी और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो ये आएगा। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ अगर हम एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करते हैं, और रेशो डिविएट होता है इस एक्सपेक्टेड रेशो से, विच इज 1:1:1:1, देन वी विल से दैट देयर इज व्हाट इज कॉल्ड एज लिंकेज। दैट मीन्स कि यहां पर क्या है, लिंकेज है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करते हैं और रेशो डिविएट करता है 1:1:1:1 से, तो हम ये कहेंगे कि यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है और लिंकेज होनी चाहिए। सो ध्यान दीजिए, अगर जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रही हैं तो लिंकेज शो नहीं करेंगी, और अगर लिंक्ड हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेगी। इसको आप म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मान के चलिए। सो दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी कि कब हमें सस्पिशन होगा कि यहां पर इन जीन्स में क्या हो सकती है, लिंकेज हो सकती है। तो अब हम जब लिंकेज की बात करते हैं तो बड़े ध्यान से एक बात को यह समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए मैंने एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया, तो इसका रिजल्ट लिंकेज में क्या आएगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये रेशो ये नहीं आना चाहिए, 1:1:1:1 नहीं आना चाहिए। तो
अब आप एक छोटी सी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा यहां पर कि अगर जीन्स लिंक्ड हैं तो इसका मतलब क्या है। तो इसके लिए मुझे यह समझना पड़ेगा कि आपका जो जीनोम है, ये जो जीनोम है, इसका मतलब ये है कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, या एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इसे हम जीनोम कहते हैं। आप जीन्स भी देख सकते हैं, इसमें कितनी जीन्स हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि कितने बेस पेयर्स हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं। तो ह्यूमन बींग्स में अगर हम ये देखें तो हम जीनोम में ये कहेंगे 23 इन फीमेल्स एंड 24 इन मेल्स, क्योंकि आप जानते हो एक्स और वाई होमोलोगस नहीं है। दिस वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन द ह्यूमन जीनोम। सो आई होप दिस थिंग इज गेटिंग टू यू। आपको अच्छे से समझ में आ गया कि एक सेट में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसे हम क्या कह रहे हैं, जीनोम कह रहे हैं। अब इस जीनोम में अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखें तो 25,000 प्लस जीन्स आपकी एनसीईआरटी बता रही है। सो दैट मीन्स जीन्स किस पर लोकेटेड है, क्रोमोसोम पर। ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रोमोसोम्स आर दी व्हीकल्स ऑफ द जीन, और हमने ये कहा कि हमारे पास व्हीकल कितने हैं, 23, 24, और पैसेंजर कितने हैं, 25,000। तो बड़ी आसान एक लॉजिकल चीज ये सामने निकल के आती है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जीन्स लोकेटेड होनी चाहिए। सो दैट मीन्स एक क्रोमोसोम पर एक ही जीन नहीं होगी। मैं ह्यूमन जीनोम की भी बात कर रहा हूं, यहां पर कई सारी जीन्स किस पर लोकेटेड होंगी, एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड होंगी। तो हम ये कहेंगे कि द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स। सो मान लीजिए हाइपोथेटिकली किसी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम नंबर 1 पर लेट अस से 100 जीन्स हैं। So I am not making 100 just to show you that there are 100 genes that are located on the chromosome number 1 of a hypothetical organism. So we will say that these 100 genes are actually linked to each other. ये सारी की सारी genes एक दूसरे से क्या है, linked है, and they form what is called as a linkage group. So the linkage group of a particular organism will correspond to the number of chromosomes in one set. So इसके बराबर होगा लिंकेज ग्रुप। तो क्रोमोसोम नंबर 1 पर जितनी जीन्स हैं वो एक लिंकेज ग्रुप है, क्रोमोसोम नंबर 11 पर जो जीन्स हैं वो लिंकेज ग्रुप है, क्रोमोसोम एक्स पर जो जीन्स हैं वो क्या है, एक लिंकेज ग्रुप है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज आप जानते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से कि इट इज एक्चुअली द इनहेरिटेंस ऑफ द क्रोमोसोम दैट डिसाइड्स द इनहेरिटेंस ऑफ जीन। जीन अपने आप कहीं नहीं जाती है, जीन किसके ऊपर लोकेटेड है, क्रोमोसोम पे। तो जहां क्रोमोसोम जाएगा उसके ऊपर की लोकेटेड जीन्स उसके साथ वहां जाएंगी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिंक्ड जीन्स दैट दे हैव अ टेंडेंसी टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, दिस इज कॉल्ड एज लिंकेज। इस चीज को हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। आई होप अगेन दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो नाउ वी नो दैट व्हाट एग्जैक्टली आर लिंक्ड जीन्स। ये हमें समझ में आ गया, हमें ये समझ में आ गया कि लिंकेज किसे कहते हैं। अब दूसरी बात ये समझिए कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो आप जानते हैं मियोसिस होता है। सो आप जानते हैं मियोसिस होता है, और उस मियोसिस में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। तो इसका असर देखते हैं हम, इसका असर ये देखते हैं। मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और हमने ये कहा कि इसके ऊपर कैपिटल ए है और यहां पर कैपिटल बी है। आप इमीडिएटली देख सकते हैं दोनों डोमिनेंट अलील इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, और क्योंकि ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पर है तो इसका मतलब आपस में लिंक्ड है। और इसका जो होमोलोग है उसमें हमने कहा कि दोनों रिसेसिव अलील्स हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी। एक चीज और समझिए कि अगर किसी एक होमोलोग पर दोनों डोमिनेंट अलील्स हैं और दूसरे होमोलोग पर दोनों रिसेसिव अलील हैं तो इसका जीनोटाइप ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये जो स्लैश है ये होमोलोग्स को सेपरेट कर रहा है, ये बात याद रखिएगा, और इसे हम गैमेटिक कपलिंग कहते हैं। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज गैमेटिक कपलिंग, या कई बारी इसको सिस फॉर्मेशन भी कहते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी एक क्रोमोसोम पर कैपिटल ए और स्मॉल बी, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, इसके होमोलोग पर ये रिसेसिव ये डोमिनेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका जीनोटाइप एग्जाम में ऐसे लिखा आएगा, और इसको हम गैमेटिक रिपल्शन कहते हैं। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज गैमेटिक रिपल्शन, या इसको हम कह देते हैं ट्रांस। सो इन द अनलाइकली इवेंट की इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि इस स्लैश का मतलब यह है कि आप
दोनों होमोलोग्स को सेपरेट कर रहे हैं, गैमेटिक कपलिंग और गैमेटिक रिपल्शन। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब हम इसमें देखते हैं कि यहां क्या हो सकता है। तो हमारे पास ये जो दो क्रोमोसोम है इसमें गैमेटिक कपलिंग है। एक होमोलोग के ऊपर दोनों डोमिनेंट अलील है, दूसरे होमोलोग पर दोनों रिसेसिव अलील्स हैं। आप ये जानते हैं कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो उससे पहले डीएनए रेप्लिकेट होगा, और डीएनए रेप्लिकेट होगा तो हर एक क्रोमोसोम की दो आर्म्स हो जाएंगी जिसे आप सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। सो दैट मीन्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम दैट आई एम मेकिंग। ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये आइडेंटिकल डीएनए कैरी कर रहा है डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में, लेकिन ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की। So these two are non-sister chromatids, these two are sister chromatids, these two are also sister chromatids. So now let us locate the genes. यहां पर हमने कहा कैपिटल A है, यहां पर हमने कहा कैपिटल B है, यहां हमने कहा फिर कैपिटल A कैपिटल B होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये रेप्लिकेशन के बाद है तो डीएनए बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। सिमिलरली यहां पर स्मॉल a और स्मॉल b, यहां पर भी यहां पर स्मॉल a और स्मॉल b और स्मॉल a और स्मॉल b ऐसे होगा। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज हैपेंड। So this thing, these two chromosomes which are homologs of each other, they will undergo synapsis or pairing at the time of zygote during meiosis 1, और इनके बीच में एक synaptonemal complex फॉर्म होगा जिसके ये लेटरल एलिमेंट्स हैं और ये ट्रांसवर्स एलिमेंट्स हैं। अगर आप बहुत अच्छा होगा अगर आप सेल डिवीजन का हमारा वीडियो देखिए, क्योंकि एक बार मियोसिस समझ में आता है तो जेनेटिक्स बहुत आसान हो जाती है। सो हमने ये कहा कि ये बेसिकली क्या है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, और ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ में फिजिकली एसोसिएट हो गए हैं। इसके बाद जो स्टेज आती है पैकेटीन, उसमें एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर अपीयर होगा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में, जिसे आप रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं। अब ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है इसकी पोजीशन बड़ी क्रिटिकल है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैंने आपसे कहा कि अगली स्टेज में पैकाइटीन या पैकेटीन में हमने क्या कहा कि एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर होगा। मान लीजिए यहां पर ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इन दोनों लोकस के बीच में अपीयर हो गया। दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट दैट आई एम मेकिंग। तो मैंने आपसे ये कहा कि कैपिटल ए और कैपिटल बी और ये स्मॉल ए स्मॉल बी, ए और बी लोकस के बीच में क्या अपीयर हुआ है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन द टू लोसाई। तो यहां पर ये कट हो जाएंगी, ये सेगमेंट्स कट होंगी, और आप जानते हैं देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स between non-sister chromatids of homologous chromosome. This thing is called as crossing over. इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट ये होगा कि ये जो स्मॉल a है ये इधर आ जाएगा और कैपिटल A इधर आ जाएगा। तो इसी को आपने क्या कहा, क्रॉसिंग ओवर। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो हमने कहा कि वो जो स्मॉल ए यहां था वो यहां आ गया और कैपिटल ए यहां पर आ गया। आप जानते हैं इसके बाद में दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होंगे, एक डॉटर सेल में एक जाएगा, दूसरे डॉटर सेल में दूसरा जाएगा, और जब मियोसिस 2 होगा तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे। हर एक गैमेट में एक क्रोमैटिड जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि अगर एक जाएगा तो आप देख रहे हैं एक के ऊपर क्या जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरे पर क्या जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी, और यहां पर क्या जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, और इस वाले जिस भी सेल में ये वाला क्रोमैटिड जाएगा गैमेट में, उसमें क्या होंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी। आपको नहीं लगता कि मैंने आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ढंग से समझा दी है? तो अब आपको समझ में आ रहा है ये हो क्या रहा है। तो इस तरह से गैमेट फॉर्मेशन मैंने क्रोमोसोम के हिसाब से आपको बता दिया। तो फिर समझिए, दोनों होमोलोग सेपरेट होंगे मियोसिस 1 में, फिर सेंट्रोमियर डिवाइड होगा और दोनों क्रोमैटिड सेपरेट होकर के एक एक गैमेट में जाएंगे। तो ये 4 गैमेट्स हमारे पास बन गए। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पर कैपिटल ए कैपिटल बी था जो कि आपस में लिंक्ड थे क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने इनके बीच में लिंकेज तोड़ दी। सो मैंने आपसे ये कहा कि जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम आर लिंक्ड। Linked genes have a tendency to be inherited together. This is called as linkage. अब मैं तीसरी बात ये कह रहा हूं, linkage can be broken by a process which is called as crossing over. So अगर हमने ये कहा, तीसरी बात हमने क्या कहा कि अगर क्या हो जाए, क्रॉसिंग ओवर,
क्रॉसिंग ओवर या हमने क्या कहा इसे रिकॉम्बिनेशन। फिर बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहां पर जब क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, एग्जाम में गलती मत करिएगा कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज क्रॉसिंग ओवर। क्योंकि अगर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन हेटेरोलोगस क्रोमोसोम हो गया, दैट वुड बी अ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है हमने एग्जाम में। तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि ये क्रॉसिंग ओवर हम किसे कह रहे हैं। अब हमने कहा कि क्रॉसिंग ओवर से आपने लिंकेज तोड़ दी और ये दो नए कॉम्बिनेशन बने, इनको आप रिकॉम्बिनेंट्स कहेंगे और इनको आप पेरेंटल्स कहेंगे। इनको आप क्रॉस ओवर्स भी कह सकते हैं। तो CO का मतलब क्रॉस ओवर्स और ये नॉन क्रॉस ओवर्स है। सो दिस वुड बी द टर्मिनोलॉजी दैट वी विल बी यूजिंग हियर। सो अब आपको समझ में आ गया कि कुछ गैमेट्स क्रॉसिंग ओवर के बाद बने हैं, इनको आपने क्रॉस ओवर्स या रिकॉम्बिनेंट्स कह दिया। कुछ में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो आपने इसको क्या कह दिया, आपने इनको क्या कह दिया, पेरेंटल या नॉन क्रॉस ओवर। सो आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू अ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो एक सेल में नहीं होता। सो आप जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में से फॉर एग्जांपल मेल्स की अगर मैं बात करूं तो ऑन अ हायर साइड 1 ml ऑफ सीमन में हैव 100 मिलियन स्पर्म्स। सो दैट मींस अराउंड 25 मिलियंस ऑफ द सेल्स मस्ट हैव अंडरगॉन मियोसिस टू प्रोड्यूस दीज 100 मिलियन सेल। तो पहले तो अपने दिमाग में एक पिक्चर ये क्लियर कीजिए कि केवल एक सेल की बात नहीं हो रही है। जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो hundreds and thousands and millions of cells may actually undergo meiosis simultaneously, and it becomes now very very important to understand the next point. अब आप बड़े ध्यान से मेरी बात एक और सुनिए कि ये लिंकेज तभी टूटेगी जब ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इन दोनों के बीच में बनेगा। अब इस चीज की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉरोलरी मेरे को समझ में आ गई कि अगर जीन्स बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं उसी क्रोमोसोम के ऊपर, मान लीजिए यहीं पर क्या है, मान लीजिए एक और मैं अगर आपको क्रोमोसोम बना दूं तो मान लीजिए कुछ इस तरह की कहानी है कि जीन्स बहुत क्लोज लिंक्ड है। मान लीजिए कैपिटल ए है और यहां पर क्या है, कैपिटल बी है। तो इनके बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है। इसको आप क्या कहेंगे, बहुत क्लोजली क्या है, लिंक्ड है। तो आप समझ सकते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से कि जब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इन दोनों लोसाई के बीच में इतनी जगह नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बने और यहां पर लिंकेज नहीं टूटेगी। तो यहां पर अगर लिंकेज नहीं टूटेगी तो ये वाला जो हमारा पहले वाला क्रोमोसोम था, इसके दोनों क्रोमैटिड पे कैपिटल ए और कैपिटल बी लिंक्ड ही रहेंगी क्योंकि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल उनके पास उनके बीच में नहीं बना। और आप जानते हैं कि दोनों गैमेट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी इस वाले से, और इस वाले से दोनों गैमेट्स कैसे बनेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। क्या आप देख पा रहे हैं कि एक भी क्रॉस ओवर गैमेट नहीं बना? ऐसा इसलिए हुआ कि जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर बहुत टाइट क्या थी, लिंक थी, उनके बीच में नेग्लिजिबल डिस्टेंस था, इसलिए दोनों लोसाई के बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल नहीं बन पाया। अब अगर मैं इसको टेस्ट क्रॉस में डालूंगा तो आप जानते हैं कि ये सारे के सारे पेरेंटल बनेंगे। आप देखिए बड़े ध्यान से, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, और यहां पर देखिए ये दोनों भी एक जैसे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं इसको अब इस टेस्ट क्रॉस में डाल रहा हूं, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। आई एम टॉकिंग टू सम वेरी गुड स्टूडेंट्स हियर, सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन योर फॉलोइंग दिस। तो मैंने ये कहा कि अब आप बड़े ध्यान से ये समझ लीजिए कि केवल क्या बन रहे हैं, पेरेंटल्स। तो यहां पर 100% क्या बने हैं, पेरेंटल्स बने हैं। 100% क्या बने हैं, पेरेंटल्स बने हैं, जिसमें पेरेंटल्स दो तरह के हैं, P1 P2। देख रहे हैं आप, ये दोनों भी पेरेंटल हैं, ये दोनों भी पेरेंटल हैं, और हर एक कितना बना है, 50-50%। और रिकॉम्बिनेंट्स कितना है, 0। रिकॉम्बिनेंट्स कितना है, 0। तो ये रेशो एक्चुअली 1:1 आई। केवल क्या आई, 1:1। और क्या नहीं आई, 1:1 नहीं आई। तो जैसे ही आपने एक डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करी और रेशो 1:1 नहीं आई, उससे डिविएट कर रही है, तो आपको समझ में आ गया ये लिंकेज है। और एक भी रिकॉम्बिनेंट नहीं बना है तो आपको यह समझ में आ गया कि ये कंप्लीट लिंकेज है।
किसी भी केस में जितने मर्जी सेल्स में मियोसिस हो रहा हो, इन दोनों लोसाई के बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में अपीयर नहीं हुआ है। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि इसे आप क्या कह रहे हैं, कंप्लीट लिंकेज कह रहे हैं। आप जानते हैं कि जिस टाइम पर हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किया था तो 50% पेरेंटल और 50% क्या थे, रिकॉम्बिनेंट्स थे। लेकिन इस वाले केस में देखिए, जीन्स ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा पास है। तो कुछ केसेस में हम क्या देखेंगे कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दोनों लोकस के बीच में बनेगा और कुछ में दोनों लोकस के बीच में नहीं बनेगा। जिनमें बनेगा वहां पर 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे और जिस सेल में नहीं बनेगा दोनों के बीच में, वहां पर केवल 2 ही तरह के गैमेट्स बनेंगे। तो अब आप बड़े ध्यान से समझते जाइए इस बात को। तो मान लीजिए कि 50% सेल्स में हमने ये कहा कि यहां पर क्या हुआ, दोनों लोकस के बीच में क्या आ गया, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, और 50% सेल्स में ऐसा नहीं हुआ। तो इमीडिएटली आप ये देख सकते हैं कि नॉन क्रॉसओवर की जो कंट्रीब्यूशन है, जो परसेंटेज है, वो पूरे गैमेट्स में ज्यादा होगी और इसीलिए पेरेंटल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। हालांकि कुछ रिकॉम्बिनेंट जरूर बनेंगे, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर 50% नहीं होगा, क्योंकि कुछ केसेस में क्या टूट गई है, लिंकेज टूट गई है। तो रिकॉम्बिनेंट्स विल बी फॉर्म। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन आपको यह बताता है कि कहीं ना कहीं क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि क्रॉसिंग ओवर से ही क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। सो ये बात आपको समझ में आ गया। और 50% रिकॉम्बिनेंट्स का ना बनना आपको यह बता रहा है कि लिंक्ड हैं जीन्स। सो द रेशियो विल नॉट बी 1:1:1:1 एंड देयरफॉर यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज लिंकेज। लेकिन कुछ क्या बने हैं, रिकॉम्बिनेंट्स, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर 50% नहीं है, उसका 50% से कम है। और जितना रिकॉम्बिनेंट्स 50% से कम होगा, उतने ही पेरेंटल्स 50% से ज्यादा होंगे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। इस वाली सिचुएशन को हम इनकंप्लीट लिंकेज कहेंगे। देयर इज लिंकेज बट इन सम केसेस इट हैज बीन ब्रोकन। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनकंप्लीट लिंकेज। आई होप दिस इज गेटिंग एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। से फॉर एग्जांपल किसी एक क्रॉस में रेशो आ गया 3:1:1:3, ये एक रेशो आ गया। तो हमने ये देखा कि 75% क्या बन गए, पेरेंटल्स बन गए। ईच पेरेंटल वुड बी 37.5%, 37.5। मैं इस रेशो को जस्टिफाई कर रहा हूं, इस वाली रेशो को। और हमने कहा कि 25% क्या बन गए, रिकॉम्बिनेंट्स, और ईच रिकॉम्बिनेंट्स वुड बी 12.5%। सो 12.5%, दिस इज पेरेंटल 1, दिस इज पेरेंटल 2, दिस इज रिकॉम्बिनेंट 1, दिस इज रिकॉम्बिनेंट 2। दिस इज नाउ वेरी सिंपल एंड you know that 12.5 into 3 would be 37.5 and hence the ratio 3:1:1:3। तो ना तो ये रेशो 1:1:1:1 है और ना ये रेशो 1:1 है। तो ना तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ना ये कंप्लीट लिंकेज है। तो ये क्या बची, ये क्या है, इनकंप्लीट लिंकेज है। और इनकंप्लीट लिंकेज में आप क्या देखेंगे कि पेरेंटल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। और एक और बात याद रखिएगा, रिकॉम्बिनेंट्स कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होंगे और पेरेंटल्स कभी भी 50% से कम नहीं होंगे। उसको समझाने के लिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये जो 4 क्रोमेटिड है, इसमें केवल 2 के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। ये 2 ये हमेशा नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, ये हमेशा पेरेंटल होंगे। तो 4 में से केवल 2 क्रोमेटिड किस में पार्ट ले रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर में। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि हम क्या देखेंगे कि केवल 50% क्या बन सकते हैं, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट्स, उससे ज्यादा नहीं बन सकते। और ये जो पर्टिकुलर लिंकेज है, इट कैन बी, और रिकॉम्बिनेशन है, इट कैन बी कोरिलेटेड विद द कियास्मा। आप जानते हैं कि बाद में ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा, केवल उस जगह पर दोनों होमोलोग्स जुड़े रह जाएंगे जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी। और इस साइटोलॉजिकल क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, कायाज्मा कहते हैं। और कियाज्मेटा अगर दोनों लोकस के बीच में बना है तो इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है यहां पर। सो दिस कैन बी कोरिलेटेड विद द क्रॉसिंग ओवर एज वेल। सो मान लीजिए 50% केसेस में कियाज्मा बनता है। तो आप ये जानते हैं कि जब कियाज्मा बनता है तो 50% रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। समझिए 4 में से 2 रिकॉम्बिनेंट होंगे और 2 पेरेंटल्स होंगे। तो जिस टाइम कियाज्मा 2 लोकस के बीच में बनता है तो 50% पेरेंटल, 50% रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं। तो एग्जाम में फंडा यह है कि अगर एग्जाम में वो एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि 50% केसेस में कियाज्मा बना है, कितने रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, द आंसर इज 25%। द आंसर इज 25%। और ध्यान दीजिएगा एक
और क्वेश्चन पे, अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि 50% केसेस में क्या बना है कियास्मा, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ईच रिकॉम्बिनेंट, सो नाउ द वर्ड इज ईच, हर एक रिकॉम्बिनेंट कितना बनेगा, देन द आंसर वुड बी 12.5%। तो एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, टोटल रिकॉम्बिनेंट पूछ रहा है तो 25 हो गए, और अगर हमने क्या कहा कि अगर वो पूछ रहा है हर एक कितना है, तो हम क्या कहेंगे, इसको 12.5% कहेंगे। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब आपको एक और बात समझ में आ गई यहां पर कि लिंकेज, जो स्ट्रेंथ है लिंकेज की और जो डिस्टेंस है जीन्स के बीच में, उसके बीच में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। जितना पास होंगी जीन्स, जितना क्लोजली लिंक्ड होंगी, उतनी स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज ज्यादा होगी, उतने रिकॉम्बिनेंट्स कम होंगे, और जितना दूर होगा उतना प्रोबेबिलिटी रिकॉम्बिनेशन के नोड्यूल के बनने की दोनों के बीच में बढ़ जाएगी, और उतने बार क्या हो सकता है, लिंकेज टूट सकती है, और रिकॉम्बिनेंट्स की परसेंटेज क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो आपकी एनसीईआरटी में जो वो क्रॉस दी हुई है, जिसमें मॉर्गन की जो क्रॉस दी हुई है, अगर आप उसमें देखें तो जिस पर्टिकुलर साइड में जो दो जीन्स हैं वो ज्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, वहां पे नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बहुत कम है, और जहां पर दूर है वहां पर नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स क्या है, ज्यादा है। सो स्ट्रेंथ of the linkage is inversely proportional to the distance between the genes, inversely proportional। तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज क्या होगी, कम होगी। और जीन्स अगर बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है, बहुत क्लोजली लिंक्ड है, तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसको वैसे पूछ सकते हैं कि अगर बहुत क्लोजली लिंक्ड है, पास है, तो नंबर ऑफ पेरेंटल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक और छोटा सा पॉइंट यहां पर आता है, वो बहुत आसान है, वो आप लोगों को आता है, जिसे हम कहते हैं जीन मैपिंग। सो जीन मैपिंग में हम ये कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है जीन्स के बीच में एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, इसको कैसे नापें। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप एक टेस्ट क्रॉस करते हैं और 1% रिकॉम्बिनेंट बनता है, मान लीजिए केवल रिकॉम्बिनेंट कितना बनता है, 1%, तो हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों जीन्स एक दूसरे से 1 मैप यूनिट अपार्ट है, और इसको आप नापते हैं। ये बहुत आसान काम मैं आपको करा रहा हूं, मैं जानता हूं आप सबको आता है, इसे हम कहते हैं 1 सेंटीमॉर्गन। सो 1 सेंटीमॉर्गन इज अ यूनिट दैट टेल्स यू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स दैट आर लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम। सो दैट मीन्स अगर मान लीजिए 10% रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं किसी टेस्ट क्रॉस में, तो दो जीन्स एक दूसरे से, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो 10 मैप यूनिट्स अपार्ट है। और अगर 10 मैप यूनिट्स अपार्ट है तो 10% क्या बनने चाहिए, रिकॉम्बिनेंट। लेकिन फिर याद दिला रहा हूं कि ईच वुड बी 5%। और फिर बड़े ध्यान से देखिए, एक बार बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था कि ड्रोसोफिला में दो जीन 66 मैप यूनिट अपार्ट है। सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट? सर्टेनली द आंसर इज नॉट 66%, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि रिकॉम्बिनेंट 50% से ज्यादा होते ही नहीं। तो अगर इसमें भी मैक्सिमम परसेंटेज केवल कितनी होगी, 50%, क्योंकि हम देख चुके हैं कि दो तो हमेशा क्या रहेंगे, पेरेंटल रहेंगे ही रहेंगे। मैक्सिमम 2-4 में से क्या बन सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट बन सकते हैं। तो 66 मैप यूनिट होने दीजिए। ये रिकॉम्बिनेंट्स मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, 50%। 50 मैप यूनिट या उससे ऊपर है तो हम क्या देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी, जो रिकॉम्बिनेंट्स की जो परसेंटेज है, दैट वुड बी 50%। सो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। सो हम ये पहला पार्ट यहां पर खत्म कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का, इस पर्टिकुलर टॉपिक का। फिर मैं केवल एक पॉइंट आखिर में बता करके इसको फिनिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। वो ये है कि अब मैंने आपको ये बताया था कि एक गैमेटिक कपलिंग है और एक गैमेटिक रिपल्शन है, एक गैमेटिक रिपल्शन है। अगर आप दिमाग लगा सके, करके देखिएगा इसको, तो इसमें जो पेरेंटल्स गैमेट बनेंगे वो ये बनेंगे और रिकॉम्बिनेंट्स ये बनेंगे। सो दे विल बी रिकॉम्बिनेंट्स, दीज टू गैमेट्स विल बी, शाबाश, रिकॉम्बिनेंट्स, एंड दीज टू गैमेट्स विल बी पेरेंटल्स। लेकिन यहां देखिए, यहां पर ये पेरेंटल होंगे, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि ध्यान रखिएगा, ये भी पेरेंटल हो सकते हैं अगर गैमेटिक रिपल्शन है, और क्रॉसिंग ओवर के बाद में जिसे हम पेरेंटल समझ रहे हैं वो बनेंगे। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट? सो ऐसा जरूरी नहीं है कि कैपिटल ए कैपिटल बी हमेशा क्या होगा, पेरेंटल होगा, या स्मॉल ए स्मॉल बी हमेशा क्या होगा, पेरेंटल होगा। ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, कपलिंग है या रिपल्शन है या सिस फॉर्मेशन है या ट्रांसफॉर्मेशन है। सो अब आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई। तो अब आप बड़े ध्यान से आप इसको देखिए, अपनी एनसीईआरटी को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। हमने जो पोस्ट टेस्ट दिया है आप उसके क्वेश्चंस करिए।